कहानी की शुरुआत में हमें एक डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। ये यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि वो अपने पिता से नफरत क्या करता था और वो हमेशा यही उम्मीद लगाया करता था कि एक दिन उसके पिता मारे जाए, और ऐसे ही हुआ। एक दिन उसके पिता को हार्ट अटैक आया और उस वजह से वो यहाँ पे चल बसे। वो एक क्रिमिनल थे और एक लड़की बाज भी थे और उसी के साथ वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो एक लालची इंसान थे। उन्होंने इसे सिर्फ ट्रबल के अलावा और कुछ नहीं दिया है, पर हाँ, जाने से पहले उन्होंने इसके लिए एक अच्छी चीज की है। हम फिर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और सभी लोगों को ऑफिस या फिर स्कूल जाते हुए देख रहा होता है। पर ये यहाँ पे कॉफी पी के यहाँ पे इस चीज को एंजॉय कर रहा होता है। ये यहाँ पे काफी खुश होता है क्योंकि इसके पास अब 500 मिलियन येन आ चुके होते हैं जो कि इसके फादर के घर के बेसमेंट में मिले होते हैं इसे। और इतने पैसे आने की बात अब इसे यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने लिए घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है या फिर और भी काफी सारी चीजें खरीद सकता है। पर इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीजों में इंटरेस्टेड है। और हम देखते हैं एक कुरियर वाला इसे यहाँ पे कुरियर देके के चले जाता है और ये सीधा अपने बेड पे जाके लौट जाता है क्योंकि इसने एक गेम को खरीदा होता है और अपने लिए एक बड़ी से रूम को सजाया होता है। इसमें इसने करीब 30 मिलियन येन खर्चे होते हैं, पर ये चीज से काफी खुश होता है। पर उसी के साथ इसने अपने लिए 3 रूल भी सेट किए होते हैं जो कि होता है कभी ना काम करना, ना ही कभी दोस्त बनाना और ना ही कभी शादी करना। काम इसे पता होता है कि वो एक अच्छी चीज है, पर वहां पे वो काम करना नहीं चाहता क्योंकि काम करना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बात रही दोस्तों की, तो दोस्त अगर आप बनाते हो तो दोस्त के बीच में आपकी हमेशा लड़ाई होती रहती है। इसी वजह से ये अपने दोस्त भी नहीं बनाना चाहता। और बात रही शादी की, तो एक लाइफ पार्टनर के साथ अपनी अब पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो जिससे आप प्यार करते हो। इसके फादर जब जिंदा थे उन्होंने इस रूल को काफी बार तोड़ा था, इसी वजह से ये चीज इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये अपने फादर की गलती रिपीट नहीं करना चाहता। इसी वजह से वो ना ही ये चीज को करेगा और ना ही अपने आप को करने देगा। उसका बस एक ही ख्वाब है जो कि है बेड पे लेट के सिर्फ गेम खेलना। और इसी वजह से उसने एक एक्साइटिंग गेम को ऑर्डर भी किया होता है और अब ये इस गेम को खेलने जा रहा होता है। हमें फिर करीब 2 महीने बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इस गेम डंजुंग अटैक को कंप्लीट कर चुका होता है। यहाँ पे इसे करीब 2 महीने का समय लग चुका होता है इस गेम को कंप्लीट करने में, पर ये चीज से खुश होता है और अब ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अब कौन सा गेम खेला जाए। तभी इसके स्क्रीन के सामने एक अजीब सा मैसेज आता है। ये सोचता है ये किस तरह का मैसेज है क्योंकि आज तक ना इसने कभी गेम में अपने फ्रेंड्स को एक्सेप्ट किया, ना ही वो उनके साथ कुछ खेलता है। तभी इसके सामने इस गेम के क्रिएटर का मैसेज आता है जो कि इसे बताता है कि तुम्हारा शुक्रिया इस डंजुंग अटैक को खेलने के लिए और मैं इससे काफी ज्यादा खुश हूँ। ये समझ जाता है ये एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है ताकि इसकी गेम को मैं और खरीद सकूं। और ये समझ जाता है कि इस गेम को एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर ने ही बनाया होगा, तभी वो बार बार यहाँ पे इसकी तारीफ कर रहा है इस गेम को फिनिश करने में। उतने में इसके सामने एक सर्वे अपीयर हो जाता है और ये सोचता है ये किस तरह का सर्वे है। इस सर्वे में लिखा होता है कि तुम किसे प्रेफर करते हो, क्या क्यूट गर्ल्स को या फिर मैच्योर गर्ल्स को। ये समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये किस तरह का सवाल है, तो ये यहाँ पे कुछ भी दबा देता है। उसके बाद इसके पास एक और सवाल आ जाता है जो कि होता है क्या जब लोग तुम्हें हिट करते हैं तुम एक्साइटेड होते हो या फिर जब तुम लोगों को हिट करते हो जब तुम एक्साइटेड होते हो। ये क्वेश्चन भी काफी वियर्ड होता है, इसीलिए ये रैंडमली कुछ भी चुन लेता है और ऐसे ही इसके पास काफी मल्टीपल सर्वेस आने लग जाते हैं, जैसे ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एक और बार इसके सामने एक और सवाल अपीयर हो जाता है जो कि होता है क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा। ये सवाल सुन के इसका रिएक्शन काफी अजीब होता है और ये सोचता है कि मैंने ऑब्वियसली इस गेम को खत्म तो कर लिया है, पर आखिरकार ये सब क्या है। उतने में एक और सवाल इसके सामने अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम एंडिंग को चेंज करना चाहोगे, और यहाँ पे यस या फिर नो का बटन आया होता है। ये सोचता है ये गेम काफी ज्यादा क्रिपी है, जिसके बाद ये कहता है कि मैं समझ गया, ये एक तरह का स्कैम है। ये मुझे मैसेज करेगा, उसके बाद मुझसे यहाँ पे पैसे की डिमांड करेगा। अच्छा हुआ कि मैं इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसा। तभी इसकी नजर एक कॉकरोच पे चली जाती है जिससे ये डर जाता है और गलती से अपने कंट्रोलर पे हाथ रख देता है और उस कंट्रोलर पे हाथ रखने की वजह से उस गेम में भी यश दब जाता है। जिसके बाद अचानक से एक टेलीपोर्टेशन गेट यहाँ पे अपीयर हो जाता है जिसके द्वारा ये एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और जब इसे होश आता है तो एक अजीब सी जगह पे होता है जहाँ पे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग इसे पूछ रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी करो और मुझे बताओ कि आखिरकार ट्रेजर क्या है। अगर मैं सीरियस हो गया तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ डीमन लॉर्ड। और इसी के साथ इसकी नई लाइफ जो कि बहुत ही बुरी है उसकी शुरुआत हो चुकी है।
ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ ये सब चल क्या रहा है, और आखिरकार ये लोग मुझे डीमन लॉर्ड क्यों बुला रहे हैं, और आखिरकार ये ट्रेजर का मामला क्या है। ये तो अपने घर में बैठ के गेम्स खेल रहा था और इसे ठीक से कुछ याद भी नहीं आ रहा। ये फिर सोचता है कि चाहे जो हो भी हो, मुझे किसी भी हाल में इस जगह से निकलना पड़ेगा। पर ये देखता है इसका जो पाँव है वो अब पूरी तरह टूट चुका होता है, इसी वजह से ये यहाँ से भाग भी नहीं सकता। इसका पाँव इतना दर्द हो रहा होता है कि इसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो ये सोचता है कि किसी भी हाल में मुझे यहाँ पे सही से सोचना पड़ेगा और सबसे बेस्ट रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। ये फिर इसे कहता है कि जरा 2 मिनट रुक जाओ। एमसी फिर यहाँ पे इसे कहता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे बार बार डीमन लॉर्ड क्यों बुला रही हो। तो वो आदमी इसकी हॉर्न को पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इतनी जोर से मार पड़ी कि तुम सब कुछ भूल गए हो क्या तुम्हारे हॉर्न्स को देख के तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या तुम डीमन लॉर्ड डायलेंटियन हो। ये इसकी बात सुन के काफी हैरान हो जाता है और इसे सब कुछ याद आ जाता है। दरअसल डायलेंटियन जो है वो एक गेम का कैरेक्टर है। दरअसल ये गेम एक आरपीजी गेम है जहाँ पे हीरोज डीमन लॉर्ड्स को हराने के लिए निकलते हैं, और इस गेम का नाम है डंजुंग अटैक। ये एक फैंटेसी गेम है जहाँ पे आपको मल्टीपल डीमंस लॉर्ड को हरा के यहाँ पे दुनिया को बचाना होता है। पर ये गेम काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसी वजह से काफी कम ही लोग इस गेम को खेलते हैं। पर इस गेम की सबसे बुरी बात यह है कि आप यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड को मारने के बाद बार बार मरते रहते हो, क्योंकि आपको लेवल अप करते रहना पड़ता है। ये काफी ज्यादा डिप्रेसिंग स्टोरी है। अगर कोई भी आपका कैरेक्टर मारा गया तो पूरी दुनिया ही कोलैप्स हो जाएगी। और बात करें डेंटालियन की, वो यहाँ पे 72 डीमंस किंग के सामने एक ट्रैश है जिसका रैंक नंबर 71 है, और उसे तुरंत ही हीरोज हरा देते हैं जो कि सबसे वीकेस्ट डीमन लॉर्ड में से एक है, और हीरो सबसे पहले इसे ही हराते हैं। इसे फिर सब कुछ याद आ जाता है कि यहाँ पे इस गेम को खेल रहा था और उसके बाद वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया। पर इसे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इस दुनिया में कैसे पहुंचा और आखिरकार वो डीमन लॉर्ड डायलेंटियन कैसे बना। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये फिर सोचता अगर ये सचमुच डीमन लॉर्ड डायलेंटियन बन गया है तो जिस सिचुएशन में ये अभी है ये इसके लिए काफी बुरी खबर है। हम उतने में देखते हैं वो आदमी इसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे ये थोड़ा दूर जाके गिरता है। ये फिर सोचता है कि आखिरकार वो यहाँ से कैसे निकलेगा। ये लोग तो इसके ऊपर वार पे वार किए जा रहे हैं। ये लड़का फिर अपने सारे साथियों को डायलेंटियन के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है और ये सब मिलके इसे यहाँ पे पीटने लग जाते हैं। वहीं पे ये सोच रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। इतने सालों के बाद मेरे फादर के कर से बाहर निकलने के बाद मैं कंफर्टेबल लाइफ में पहुंच गया था। मेरी लाइफ काफी अच्छे से चल रही थी, पर आखिरकार मैं अपने मौत के कगार पे कैसे पहुंच गया। हम फिर देखते हैं डायलेंटियन यहाँ पे फिर बेहोश हो जाता है और बेहोशी में ये अपने फादर का चेहरा देखता है जहाँ पे उसके फादर उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। ये सोचता है कि आखिरकार इसके फादर इसके ऊपर क्यों हंस रहे हैं। ये फिर सोचता है कि लगता है ये सारा काम इसके फादर का ही है जिस वजह से आज तक इतना सफर करते आया है। इसे फिर बचपन का एक पल याद आता है जहाँ पे इसके फादर से दुश्मनी निकालने के लिए इसे यहाँ पे उसके दुश्मन ने किडनैप कर लिया था, पर उस टाइम तक ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था क्योंकि इसके फादर भी इसे यहाँ पे टॉर्चर किया करते थे और ये अपने फादर से तंग आ चुका होता है। इसी वजह से ये उस किडनैपर को कुछ भी नहीं कहता और अपने आप को शांत रखता है। फिर जब वो उसे एक फैक्ट्री के यहाँ पे ले आता है तो यहाँ पे एक बेट लगाता है। वो आदमी इसके सर के ऊपर गन रख देता है और ये बेट ऐसी होती है कि अगर इसकी गन असली निकली तो ये अपने शिटी फादर से आजाद हो जाएगा और इस बेट को जीत जाएगा, और अगर ये गन नकली निकलती है तो ये इस बेट को हार जाएगा, जिसके बाद इसे अपने फादर के यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। ये फिर इस आदमी के गन को अपने सर के ऊपर लगा देता है और कहता है कि अपनी गन को चला दो। पर एक बच्चे को ऐसा करते देख ये आदमी भी घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और इस वजह से डर के मारे ये अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देता है और इस वजह से ये इस बैट को हार जाता है। पर उस दिन उसने एक चीज सीखी कि जो सरवाइव करता है आखिर तक वही असली विनर होता है और वही ताकतवर होता है, क्योंकि वो हर चीज को सॉल्व कर सकता है। हम फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे ये सोच रहा होता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उतने में वो लड़के यहाँ पे इसे कहते हैं कि आखिरकार हमारा ट्रेजर क्या है। ये फिर सोचता है कि अब मैं समझ गया, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ, पर नहीं, इस सिचुएशन को मैं अपनी तरफ कर लूंगा किसी भी हाल में। तभी वो लड़का यहाँ पे इसे फिर से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा ट्रेजर क्या है, क्या उस ट्रेजर को तुम अपने साथ हेल में ले जाना चाहते हो क्या। तभी अपने एक आदमी को इशारा देता है और कहता है कि इसे यहाँ पे मार दो। वो आदमी से कहता है कि तुम श्योर हो क्या, अगर हमने इसे मार दिया तो हमें ट्रेजर के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। ये कहता है कि चिंता मत करो, हम किसी भी हाल में ट्रेजर को बाद में ढूंढ लेंगे, अभी के लिए इसे मार दो क्योंकि मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका है। यह आदमी फिर अपने हथौड़े से इसके ऊपर वार करने लग जाता है ताकि वो इसे मार सके, पर डेंटालियन इसे रोक देता है और मन ही मन में कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं ये करके रहूंगा, मैं इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आया हूँ। हमें फिर एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें बताता है कि अपने पिता से छूटने के बाद जिसने इसे इतने सालों तक टॉर्चर किया था ये फाइनली आजाद हो चुका था।
पर जब ये अपने आजादी की जिन जी ही रहा था, इसे अचानक से इस गेम में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। पर बद से बदतर ये हो सकता था कि इसे सबसे वीकेस्ट डीमन लॉर्ड की बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया गया और उसी के साथ उसके सामने ताकतवर एडवेंचरर्स थे जो कि अब इसकी जान लेने पे तुले पड़े हैं। डेंटेलियन फिर इन्हें कहता कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें यहाँ पे बताने के लिए तैयार हूँ कि आखिर का ट्रेजर कहाँ पे है। ये लोग इसे पूछते कि बताओ बताओ जल्दी बताओ कि आखिर का ट्रेजर कहाँ पे है। दरअसल ये लोग सोच रहे होते हैं कि जैसे ही इन्हें ट्रेजर मिल गया, ये डेंटेलियन को मार के उसके सर को इनके बॉस के सामने पेश करेंगे जहाँ पे इन्हें शाबाशी मिलेगी। पर असल में तो डेंटेलियन को पता ही नहीं है कि आखिर का ट्रेजर कहाँ पे है, और है भी नहीं, इसे ये भी नहीं पता। और ये किसी रैंडम डायरेक्शन में अपना इशारा करेगा तो ये लोग तुरंत ही इसे मार देंगे बिना हेजिटेशन के। और इसीलिए चाहे जो हो जाए, इसे किसी भी हाल में जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा ताकि वो इस सिचुएशन में निकलने का आइडिया ढूंढ सके। ये फिर इनके सामने झुक जाता और कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ और मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि आखिर का ट्रेजर कहाँ पे है। ट्रेजर डीमन लॉर्ड चेम्बर के यहाँ पे है, पर उसके ऊपर एक हिडन मैजिक चढ़ा हुआ है जिसे और कोई नहीं, उसे मैं ही अंडू कर सकता हूँ। इसी वजह से तुम्हें मेरी जरूरत है। तभी यहाँ पे वो आदमी इसके सामने तलवार गाड़ देता और कहता कि ठीक है, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट ही मार दूंगा। ये कहता कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद ये सब यहाँ पे हंसने लग जाते हैं, पर इसका प्लान कामयाब होने की वजह से ये थोड़ा खुश होता है। ये सब फिर यहाँ पे चेम्बर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर डेंटेलियन यहाँ पे सोच रहा होता है कि जब तक ये लोग चेम्बर की तरफ पहुंचे, इसे किसी भी हाल में अगले प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर चीजें ऐसी चलती रही तो ये लोग जैसे ही डीमन लॉर्ड चेम्बर के यहाँ पे पहुंचेंगे, ये यहाँ पे मारा जाएगा। इसी वजह से इसे किसी भी हाल में एक प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। इससे पहले वो इसे मारे, इसे इन्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा। पर ये लोग 10 लोग होते हैं जिनके पास हथियार होते हैं, इसी वजह से अभी के लिए ये कुछ नहीं कर सकता। पर ये सोचता है कि डेंटेलियन के कैसल के अंदर कुछ तो होना चाहिए, ऐसा कुछ, कम से कम एक मॉन्स्टर। पर इसके पास कुछ भी नहीं होता। पर काफी समय से यहाँ पे मॉन्स्टर के कंकालों को देख रहा होता है, जिन्हें देख के ये समझ आता है यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं और यहाँ पे डीमन लॉर्ड चेम्बर में भी यहाँ पे इसे कोई मॉन्स्टर नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। ये फिर यहाँ पे सोचता है कि अगर ये गेम की तरह है तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। तभी यहाँ पे इसे कुछ याद आता है और ये आइस ऑफ ज़्यूस को बाहर निकाल लेता है। ये यहाँ पे गेम की स्किल होती है और उसके सामने सिस्टम का मैप अपीयर हो जाता है। दरअसल आइस ऑफ ज़्यूस जो है वो यहाँ पे अपने नाम के हिसाब से ही काम करती है, जिससे आप अपने एनिमी की लोकेशन, पोजीशन, आइटम, ट्रैप्स और डंजों के खजाने को भी ढूंढ सकते हो। ये एक हाई लेवल स्किल है जो कि नॉर्मली मिडिल ऑफ गेम में मिलती है, पर डंजोंग अटैक में ये बिल्कुल अलग है। ये आपको अर्ली ऑफ गेम में मिल जाती है। और अगर आपको गेम के मैकेनिज्म समझना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेलेंटियन के कैसल में ही जाना पड़ता है, उसके बाद ही आप गेम को अच्छे से जान पाते हो। पर डेलेंटियन फिर देखता है कि इसके पास एक भी ट्रूप नहीं होता, पर एक चीज होती है जो उसके सिस्टम इसे बताता है कि ये अपने लिए अपने ट्रूप्स को हायर कर सकता है, क्योंकि अभी इसके पास एक भी ट्रूप नहीं है। ये फिर सोचता है कि अगर ये अपने साथ यहाँ पे मॉन्स्टर्स को हायर कर सकता है तो ये काफी अच्छी बात है, पर उसके लिए यहाँ पे इसे लिब्रा खर्च करना पड़ता है और अभी इसके पास करीब 100 लिब्रा होते हैं, जिससे सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल लेवल के 8 गॉब्लिन्स को हायर कर सकता है। और ये बंदे हैं 10 जिनके पास तगड़े वेपन भी है और इनसे जीतना वो भी गॉब्लिन के सहारे काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से ये एक दूसरा आइडिया सोचने लग जाता है और इसके पास एक आइडिया भी आ जाता है, और अगर इस प्लान को अच्छे से कंप्लीट कर लेता है तो उसके यहाँ पे जीतने के चांसेस 60% होते हैं, जिससे ये अपने लो रिस्क लेके इनसे जीत सकता है। पर इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए इनका इसे यहाँ पे ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, तभी ये प्लान ये सक्सेसफुल कर पाएगा। पर उससे पहले ये अपने स्किल एपोस्टेल ऑफ एप्टीट्यूड का यूज करके इसके एनिमी के स्टेटस देख लेता है, जो कि एक एवरेज लेवल की होती है। उतने में वो लड़का इसे कहता है कि बास्टर्ड, आखिरकार तुम इतने धीरे क्यों चल रहे हो, तेज चलो ताकि हम ट्रेजर तक जल्दी पहुंच सके। तो इसे इन लोगों से माफी मांगनी पड़ती है, पर ये सोचता है कि असली खेल तो अब चालू होगा, अब मैं अपना काउंटर अटैक शुरू करूंगा। ये सब फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी डेंटेलियन को यहाँ पे एक स्केलेटन दिखता है जिसके ऊपर यहाँ पे एक तीर लगा हुआ होता है, और इसके बाद ये अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला करता है। ये सभी को यहाँ पे एक जगह रुकने के लिए कहता है। सब लोग इसे पूछते हैं कि आखिरकार उसने यहाँ पे इन्हें क्यों रोकने के लिए कहा। ये इन्हें बताता है कि आगे जाके एक ट्रैप है जिस वजह से ये लोग आगे नहीं जा सकते। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है ट्रैप। ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, पर अगर तुम आगे बढ़े तो काफी सारे इनविजिबल एरोस तुम्हारे शरीर के आर पार हो जाएंगे और तुम वहाँ पे मार
मारे जाओगे। इस वजह से मैं सबसे पहले अकेला जाऊंगा और चेक करूंगा कि आखिरकार कहाँ कहाँ ट्रैप सटे हुए पड़े हैं, और उसके बाद मैं उन सारे ट्रैप्स को किसी तरह बंद कर दूंगा। ये कहता है कि कहीं तुम यहाँ पे भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे अगर चाहूँ भी तो भी मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरी एक टांग टूटी हुई है। अभी बस मैं तुम्हें थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, क्योंकि तुम दूसरे लोगों से अलग हो। तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश नहीं की, पर अगर अभी भी तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, पर तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो ये कहता है क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हम इस चीज से बिल्कुल नहीं डरते। ये फिर अपने आदमियों को इसका पीछा करने के लिए कहता है, पर ये लोग कैसे कहते हैं कि बहुत जरा रुक जाइए, अगर वहाँ पे सचमुच टैप हुआ तो हम सभी एक साथ मारे जा सकते हैं। ये इन सबको कहता है कि तुम डर रहे हो, आखिरकार तुम अपने आप को एक आदमी कैसे कह सकते हो। वहीं पे हम देखते हैं डेलेंटियन थोड़ा आगे आ जाता है और एक जगह को चुन लेता है और कहता है कि ये एकदम बढ़िया जगह है इसके प्लान को अंजाम देने के लिए। हम इसके हाथ में कुछ एरोस को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ पे उसने उन कॉप से निकाले होते हैं। ये सोचता है कि इन तीर की मदद से ये उन्हें धोखा देगा और अपने प्लान को एकदम परफेक्टली प्लेस करेगा ताकि वो इन सबको यहाँ पे मार सके। ये फिर उन तीरों की मदद से अपने आप को चोट पहुंचा लेता है और हम देखते हैं इनके यहाँ पे इन्हें जोरदार आवाज सुनाई देती है इसकी। तो इनका बॉस यहाँ पे उससे पूछता है कि डेलेंटियन आखिरकार ये सब वहाँ पे चल क्या रहा है। वो इन्हें बताता है यहाँ पे काफी सारे एरोज है जो कि यहाँ पे इसके ऊपर लगे जा रही है, पर किसी तरह ये अपने आप को बचा रहा है, पर कुछ एरोज उसके शरीर के अंदर घुस चुके हैं। तो इन सबको कहता है कि सब लोग मेरे साथ चलो ताकि हम उसका पता लगा सके, और हाँ किसी ने भी यहाँ पे कुछ भी हरकत की और डर गया तो उसे मैं खुद मार दूंगा। ये सब यहाँ पे फिर हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग डेलेंटियन का खून देख पाते हैं। ये सोचते हैं कि आखिरकार वो कहाँ गया। किसी तरह ये मशाल लेके आगे पहुंचते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि डेलेंटियन के पाँव में एक तीर लगा हुआ होता है। ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। टेंटालियन इन्हें बताता है कि लगता है मैं बेहोश हो गया। तो ये से कहता है कि ट्रैप्स का क्या हुआ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इसे बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारे ट्रैप्स को यहाँ पे बंद कर दिया है। ये फिर से पूछता है कि आखिरकार तुमने हमारी मदद क्यों की, हम तो तुम्हारे दुश्मन है ना। ये से कहता है कि अगर तुम ट्रैप के बारे में ना बात करो तो बेटर रहेगा, और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हो। तुमने मुझे देखते यहाँ पे मारने की कोशिश नहीं की और मुझे यहाँ पे जीने का एक मौका भी दिया, इसी वजह से मैंने इस बार तुम्हारी मदद की। मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगे। हाँ, पर मुझे एक एरो लग गया था, पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर उस एरो को अपने शरीर के बाहर निकाल लेता और कहता है कि चलो अब आगे बढ़ते हैं। पर तभी यहाँ पे डेंटेलियन देखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका ट्रस्ट यहाँ पे इसके ऊपर बढ़ चुका होता है, जिससे ये काफी खुश होता है और सोचता है कि नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं है, मुझे और भी इनका ट्रस्ट जीतना है, उसके बाद मैं अपना असली प्लान शुरू करूंगा। ये आदमी फिर से कहता है कि तुम्हें चोट लगी है, अगर तुम ऐसे ही चले तो हम काफी देर बाद वहां पे पहुंचेंगे, जिस वजह से ये अपने एक साथी को इसे यहाँ पे अपना कंधा देने के लिए कहता है। यहाँ पे फिर ये इसका शुक्रिया करता है। ये कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने हमारी जान बचाई है और इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। और इसी के साथ इन सब का ट्रस्ट इसके ऊपर बन जाता है। और ये कहता है कि इतना काफी नहीं है, इन सभी का ट्रस्ट से और ज्यादा जीतना पड़ेगा ताकि ये अपने जाल में इन सभी को फंसा सके। और इसी के साथ इसका एक्ट नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ये सफर यहाँ पे चेम्बर के एंट्रेंस के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये बंदा इस गेट को खोल देता है और इसे कहता है कि योर हाइनेस हमें दिखाओ कि आखिर का ट्रेजर कहाँ पे है। पर डेलेंटियन यहाँ पे रोने लग जाता है। तो ये लोग इससे पूछते हैं कि आखिरकार उसे क्या हुआ है, आखिरकार वो रो क्यों रहा है। ये इनसे माफी मांगते हुए कहता है कि दरअसल उसे अपने पुराने कामरेड्स की याद आ गई। ये फिर बात काटते हुए कहता है कि इसका मतलब वो मेरी फैमिली थे। तो यहाँ पे ये इसे पूछता है क्या डीमन लॉर्ड के पास भी फैमिली होते हैं। ये कहता है कि हाँ। ये फिर इन्हें बताता है कि इसके पास कुछ ऐसे लोग थे जिसे ये फैमिली कहा करता था और वो हमेशा इसके साथ रहा करते थे। पर एक दिन अचानक से कुछ ताकतवर लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से डेलेंटियन को यहाँ पे भागना पड़ा। पर फिर भी उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया, पर उन सबको रोकने के लिए इसके एक खास दोस्त ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पे अपने दोस्त से कुछ कह नहीं पाया और उसके बाद उसके दोस्त ने उसे कहा कि अगर वो यहाँ से सेफली निकल जाए वही उसके लिए अच्छा रहेगा। डेलेंटियन फिर वहां से भाग गया। इसकी इस इमोशनल स्टोरी को सुन के सभी लोगों को इससे सिंपैथी हो जाती है और सब लोग सोचने लग जाते हैं कि डेलेंटियन कोई बुरा डीमन लॉर्ड नहीं है। उतने में यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगता कि डेलेंटियन एक बुरा डीमन लॉर्ड है, देखो वो यहाँ पे रो रहा है, जबकि मैंने तो सुना था कि डीमन लॉर्ड इतने बुरे होते हैं कि वो अपने कामरेड्स में मरने के बाद भी रोते नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि वो एक बुरा इंसान है। और इसी के साथ इन सब का ट्रेजेस के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है। वही भी आदमी सोच रहा होता है कि मैंने तो उस औरत से कुछ अलग ही सुना था, उसने तो मुझे कहा था कि डीमन लॉर्ड इस धरती के सबसे खतरनाक जीव होते हैं और सबसे घटिया जीव भी, जिनके अंदर दरिया दिली बिल्कुल भी नहीं होती।
पर ये फिर सोचता है कि किसे परवाह है, मैं तो बस ये सोचता हूँ कि ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं। तभी डैलेंटेन इन सभी को कहता है कि सब लोग अच्छे से सुनो, तुम सभी को मैं अपने दिल से शुक्रिया करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे इस कैसल में लाए, और जैसे कि मैंने सोचा था तुम सब काफी अलग हो उन लोगों से जिन लोगों ने मेरे परिवार को मारा था। तुम लोग सचमुच काफी अच्छे हो। इसी वजह से आज से डीमन लॉर्ड के कैसल का ट्रेजर जो है वो और मेरी लाइफ वो अब तुम्हारे हाथों में है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, और ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। इसका अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। और हाँ गाइस, ये प्लीज इस कहानी को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये कहानी आगे जाके काफी मजेदार होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।